हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ तो हम यहाँ पे वही लेक्सिकन की अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इसका फर्स्ट पार्ट भी प्लेलिस्ट में है, पहले उसे रिफर करिएगा फिर यहाँ आइएगा, नहीं तो समझ में चीजें कम आएंगी। अब देखिए यहाँ से हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था वो छोड़ा था रिलेशन ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म टू नॉर्मेटिव एथिक्स का। अब हम यहाँ पे लेकर आए हैं एथिकल या फिर मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म। ठीक है, ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। तो ये व्यू होता है कि क्या सही है क्या गलत है ना, डजेंट डिपेंड ऑन व्हाट एनीवन थिंक्स इज राइट एंड रॉन्ग। इनके हिसाब से क्या है, मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म में ये बात कहते हैं कि कोई इंसान कहता है ना, किसी इंसान का व्यू, वो इंसान क्या सोचता है कि भाई मान लीजिए सपोज करिए आपके हिसाब से क्या सही है, आपके हिसाब से क्या गलत है, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दैट इज जो व्यू है मॉरल फैक्ट्स का, है ना, ये आर लाइक फिजिकल फैक्ट्स, दैट इज दैट व्हाट द फैक्ट्स आर डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट एनीवन थिंक्स दे आर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज सोचते हैं कि ये सही है तो वो सही हो, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट बात है वो है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं नहीं सूरज तो रात में निकलता है दिन में तो नहीं निकलता है, तो ऐसा नहीं है, सूरज दिन में निकलता है। समझ रहे हो? तो ये वाली बात मेन यहाँ पे है। तो जो एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म है ये एक व्यू है दैट देयर आर यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिवली वैलिड मॉरल प्रिंसिपल। यहाँ पे एक यूनिवर्सल मतलब पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पे एक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, सब जगह सेम अप्लाई होते हैं। ठीक है, और ये रिलेटिव है नीदर टू इंडिविजुअल नॉट टू सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिविजुअल की थिंकिंग या फिर सोसाइटी की थिंकिंग मैटर नहीं करती। यहाँ पे मैटर क्या करती है, जो चीजें जो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये जो फैक्ट है। तो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो सच्चाई, जो ट्रुथ है या जो गलत चीजें या जो फॉल्स चीजें हैं, है ना, जजमेंट्स की, मॉरल जजमेंट की, वो डिपेंड नहीं करती किसी की सोच पे, किसी की बिलीफ पे, किसी की फीलिंग पे, है ना, किसी पर्सन की फीलिंग पे या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की फीलिंग पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे मॉरल जो प्रोपोजिशन है ना, वो ये है कि भैया केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, ये रियलिटी यहाँ पे जो है ये डिस्क्राइब करती है अ माइंड इंडिपेंडेंट रियलिटी को। ठीक है, जब इसे एकदम सही से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, है ना, तो ये एकदम सही बात होती है। दे आर ट्रू नो मैटर व्हाट एनीवन बिलीव्स, है ना, मतलब जो बात सच है वो सच है। या कोई इंसान क्या सोच रहा है, क्या जो है क्या उम्मीद लगाए बैठा है, क्या उसकी डिजायर है, क्या विश है, क्या फील करता है, ये सब मैटर नहीं करता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करेंगे मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की। तो ये क्या है, इसको एथिकल या मॉरल एब्सोल्यूटिज्म भी बोलेंगे। तो ये मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, जो एब्सोल्यूटिज्म है ये एक एथिकल व्यू है जिसमें सारे एक्शंस, है ना, आर इंट्रिंसिकली राइट और रॉन्ग, मतलब एसेंशियल या नेचुरल तरीके से क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, जैसे कि माइट बी कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज इमोरल इवन इफ डन फॉर वेल ऑफ अदर्स, जैसे कि स्टीलिंग फूड टू फीड अ स्टार्विंग फैमिली। मान लीजिए कभी कभी ये चीजें इमोरल जो है मान सकते हैं कि आपने चोरी करी। ठीक है, क्यों करी, क्या आप अपने घर के भूखे लोगों को खाना खिला सकें। ठीक है, तो उसको चोरी में गिन लिया गया, लेकिन आपने क्या करा है, एक दूसरों के लिए काम करा है ना, हालांकि अच्छाई के लिए नहीं हुआ। ठीक है, कि भैया चोरी करी है ना, लेकिन क्या हो रहा है, लोगों को खाना खिलाया गया है। तो ये बात समझिए। तो इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से कई सारे प्रिंसिपल जो हैं वो यूनिवर्सल और नॉन ओवर राइडेबल होते हैं एंड ट्रू होते हैं, सारी ही सिचुएशन में सही होते हैं, सारी सिचुएशन में। मॉरल एब्सोल्यूटिज्म जो है वो ये बात आर्ग्यू करता है कि यहाँ पे जो है वो कुछ मॉरल रूल्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मॉरल रूल्स भी हैं जो हमेशा सही होते हैं, दैट ये सारे रूल्स भी हैं वो डिस्कवर होते हैं एंड ये सारे रूल जो हैं वो हर इंसान पे अप्लाई भी होते हैं। ठीक है, इमोरल फैक्ट मतलब इमोरल एक्ट्स, जैसे कि एक्ट वो सारे जो सारे इन सारे रूल्स को ब्रेक करते हैं, वो खुद में गलत होते हैं, रिगार्डनेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और द कंसेंसनेस ऑफ दोस एक्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो खुद में गलत हो जाते हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया। नेक्स्ट बात ऐसे ही है, छोटे छोटे हैं तो हमने ऐसे ही कवर करने की कोशिश कर दी। देखिए फिर मॉरल रियलिज्म की बात करते हैं। तो ये क्या है, मॉरल रियलिज्म बेस्ड होता है एक आइडिया पे, है ना, दैट देयर आर रियल ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स, है ना, यहाँ पे क्या है, रियल ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स हैं या ट्रुथ है, सच चीज है पूरे यूनिवर्सल में। ठीक है, पूरे ही यूनिवर्स में क्या है, कुछ रियल ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट है
ये कुछ मॉरल फैक्ट हैं, ठीक है, और कुछ सच्चाइयां हैं। मॉरल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन सारी सच्चाइयों के लिए, समझ गए। अब ये सब बात समझिए, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ ट्रुथ हैं, कुछ मॉरल फैक्ट हैं, समझ रहे हो। और जो ये मॉरल रियलिज्म है, जो ये मॉरल रियलिज्म है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये मॉरल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट दोस ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है। उसके बाद मॉरल सब्जेक्टिविज्म की बात करेंगे। मतलब ये समझ में आई ना, मॉरल रियलिज्म, मॉरल रियलिज्म जो है किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आइडिया पे दैट देयर आर रियल ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट या फिर ट्रुथ इन द यूनिवर्स, ठीक है। और मॉरल स्टेटमेंट प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रुथ है। मॉरल जो स्टेटमेंट है, ये बात सॉरी यहाँ समझिएगा, मॉरल स्टेटमेंट जो है वो इन सब ट्रुथ को के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और मॉरल रियलिज्म जो है वो बेस्ड है इन सारे जो है रियल ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट या फिर ट्रुथ पे। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे मॉरल सब्जेक्टिविज्म के बारे में। तो मॉरल सब्जेक्टिविज्म क्या है, ये जानते हैं। तो सब्जेक्टिविज्म हमें पढ़ाता है कि जो मॉरल जजमेंट होती हैं, ये सब्जेक्टिविज्म जो है वो हमें ये टीच करता है, ये पढ़ाता है कि जो मॉरल जजमेंट है, जो जजमेंट्स हम करते हैं, आर नथिंग मोर देन स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन फीलिंग और एटीट्यूड, है ना। ये कुछ नहीं है, ये उससे मतलब ये क्या है, ये वही चीज है जी कि इंसान का किसी द्वारा जो है वो किसी की फीलिंग या किसी का एटीट्यूड, एंड दैट एथिकल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन फैक्चुअल ट्रूथ अबाउट गुडनेस और बैडनेस। और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, एथिकल स्टेटमेंट जो दिया गया है किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, ये इसमें कोई फैक्चुअल ट्रुथ नहीं है, ठीक है, कोई फैक्ट पे ये बेस नहीं होता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ये बेसिकली क्या है, ये हमें मतलब टीच करता है कि जो हमें ये बात बताता है सब्जेक्टिविज्म कि जो मॉरल जजमेंट होते हैं ये कुछ नहीं होते बल्कि ये वही स्टेटमेंट होते हैं उन लोगों के, ठीक है, जो अपनी फीलिंग के हिसाब से, अपने एटीट्यूड के हिसाब से चीजें बताते हैं, एथिकल स्टेटमेंट देते हैं। बट ये इसमें कोई फैक्चुअल ट्रुथ नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अगर डिटेल में आपको समझाऊं तो सब्जेक्टिविस्ट जो होते हैं वो बात कहते हैं कि मॉरल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं किसी की फीलिंग को लेके, किसी के एटीट्यूड को या किसी के इमोशन के, दैट पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हैड अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है। ये किसी इशू को लेके जो किसी इंसान के या ग्रुप ऑफ पीपल के, ठीक है, कई सारे लोगों के किसी इश्यू को लेके जो उनकी सोच है, उनको उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो वो उस बारे में सोचते हैं, जो एटीट्यूड है उनका उनको लेके, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताता है मॉरल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इंसान कहता है कोई अच्छी बात कहता है या कोई गलत बात कहता है ना, और वो बता रहा है हमें, है ना, अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग दैट दे हैव अबाउट समथिंग, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भैया सलमान खान ने बैग बग भागा, ब्लैक बग मारा, तो कायरा हिरण ने मारा, तो क्या हुआ कि भाई कुछ लोगों ने तो कहा, भैया बहुत सारे लोगों ने कहा गलत है गलत है गलत है। अब कुछ लोग अपने हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कहते हैं ठीक है मार दिया होगा, यार इतनी सारी चीजें मर जाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको इतने टाइम तक रखो, ठीक है। तो अपने अपने सबके व्यूज हैं, फीलिंग्स हैं चीजों को लेके, समझ रहे हैं। तो ये सारी बात है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे एथिकल और मॉरल इमोटिविज्म की, ठीक है। ये क्या होता है, तो जो इमोटिविज्म होता है ये एक व्यू होता है कि जो मॉरल क्लेम्स हैं, है ना, वो कुछ और नहीं बट एक्सप्रेशंस हैं अप्रूवल या डिसअप्रूवल का। मतलब समझे, इनका कहने का मतलब है कि जो मॉरल क्लेम्स होते हैं वो कुछ और नहीं होता बल्कि ये होता है कि हामी भरी या नहीं भरी, ठीक है, अप्रूव करा या नहीं अप्रूव करा, ठीक है, ये इसका बस खाली एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि हाँ भैया हमने हामी दे दी या हमने जो है वो मना कर दिया, ठीक है। ये लगने आपको सब्जेक्टिविज्म की तरह तो लगेगा, बट इमोटिविज्म जो है ना, ये क्या है, ये एक मॉरल स्टेट बट इन इमोट सॉरी बट इमोटिविज्म में क्या होता है कि जो मॉरल स्टेटमेंट होता है वो कोई इन्फॉर्मेशन किसी स्पीकर की फीलिंग को के बारे में नहीं प्रोवाइड करता, किसी टॉपिक को लेके किसी एक बंदे की क्या फीलिंग है इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बट सिर्फ एक्सप्रेशन देता है, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो उस फीलिंग को, बस ये चीज इसमें बताता है, ठीक है। इमोशन वाला समझ लो थोड़ा सा, इमोटिविज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे एथिकल या फिर मॉरल प्रेस्क्रिप्टिविज्म की। तो प्रेस्क्रिप्टिविज्म क्या है, प्रेस्क्रिप्टिविज्म जो आपके प्रेस्क्रिप्टिविस्ट होते हैं वो ये बात सोचते हैं कि जो एथिकल स्टेटमेंट है, जो एथिकल स्टेटमेंट है वो इंस्ट्रक्शंस है या रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो जो प्रेस्क्रिप्टिविस्ट होते हैं वो ये बात सोचते हैं कि जो एथिकल स्टेटमेंट है ये इंस्ट्रक्शंस है या तो रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है ना, सो इफ आई से समथिंग गुड, अगर हम कोई बात अच्छी बोलते हैं, ठीक है, हम कोई बात रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि ये बात करिए, हैं, और ये हम कहते हैं, या तो हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ हम किसी बारे में बात कह रहे हैं बेकार बात है, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है आप मतलब इसका मतलब आप हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अब सपोज करो यहाँ पे मैं किसी चीज़ की बुराई करूँ, ठीक है, अरे यार ये चीज़ सही नहीं है, मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको ये नहीं कहूँगी करने के लिए, है ना? और अगर ये मैं कहूँगी हाँ, हाँ, ये वाली बात तो बहुत बढ़िया, अरे आपको भी ट्राई करना चाहिए, तो इसका मतलब मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, है ना? तो ये वाली बात है प्रिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, जैसा कि वर्ल्ड बोल रहा है। उसके बाद मॉरल सुपरनैचुरलिज़्म की बात करते हैं। तो सुपरनैचुरलिज़्म जो है वो एथिक्स को इनसेपरेबल बना देता है रिलीजन से। समझ रहे हैं? सुपरनैचुरलिज्म कहता है भैया एथिक्स जो है वो रिलीजन से हट नहीं सकती। ठीक है? ये हमें पढ़ाता है कि जो इकलौता सोर्स है मॉरल रूल्स का वो गॉड है, वो ईश्वर है। मॉरल रूल जो हमारे को देता है वो ईश्वर है ना? तो कभी-कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि भगवान उसको कहता है कि ये अच्छा है ना? ज़िंदगी को जीने के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है? क्योंकि भगवान चाहता है। तो ठीक है? तो ये सुपरनैचुरलिज्म से आप ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का रोल बीच में है। फिर उसके बाद एथिकल या फिर मॉरल इंट्यूशनिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, इस इंट्यूशंस आप जानते हैं, इंट्यूशंस थिंक दैट गुड एंड बैड आर रियल ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, ये इंट्यूशंस कहते हैं कि गुड और बैड जो ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिनको आप जो है वो किसी भी पेयर में या किसी भी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट पार्ट में आप नहीं इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ जो है वो अच्छी होती है क्योंकि वो अच्छी है। इसकी अच्छी जो है, इसकी अच्छाई जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें जस्टिफाई करिए, है ना, या इसको जो है प्रूफ करिए कि अच्छी है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी होती है क्योंकि वो अच्छी है। ठीक है, जो इस इंट्यूशंस होते हैं, ये जो मतलब इंट्यूशनिस्ट होते हैं वो ये बात सोचते हैं कि जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, या बैडनेस है, जो बुराई है ना, ये डिटेक्ट कर दे सकते हैं बड़े लोग, एडल्ट्स, बड़े लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो ये बात ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, इनके पास एक इंट्यूटिव मॉरल सेंसेस है ना? मतलब कहते नहीं है कि बड़े लोग कहते हैं, "नहीं भाई, ये बात बड़े लोगों ने कही है, ये सही है, वो तो मतलब सही है।" ठीक है? अगर इन्होंने बात कही है तो बिल्कुल सही है। दादी कहती है, "हाँ, हाँ।" बाबा कहते हैं, "बिल्कुल सही बात है।" ठीक है? तो ये सोचते हैं कि जो बेसिक मॉरल ट्रुथ है कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? वो एक इंसान अपने हिसाब से समझ सकता है, और एक जो आगे वाली लोग हैं, तो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकता है। ठीक है? तो इंट्यूशनिस्ट के लिए जो मॉरल ट्रुथ है, ये डिस्कवर्ड नहीं करे गए हैं किसी भी रैशनल आर्गुमेंट के। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, वो है हमारा हीडोनिज्म। ठीक है? तो हीडोनिज्म क्या है? ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है? ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो बियात आर्ग्यू करता है कि प्लेजर एंड अवॉइडिंग सफरिंग आर द ओनली कंपोनेंट ऑफ वेल-बीइंग। ठीक है? कि मतलब आप खुशियों को ढूँढो, और मतलब जो है वो जो आपके दुःख दर्द है उनको अवॉइड करो। ये 2 एक ल मतलब यही 2 कंपोनेंट हैं कि इंसान की लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है? तो स्कूल ऑफ थॉट है कि जो हाईएस्ट जो गुड है, दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड। क्या कहते हैं कि जो है, जो जो आपको खुशी देती है, जो प्लेजर देता है, वो सबसे अच्छी चीज होती है, और जो सुप्रीम आइडल है लाइफ का, है ना, हमें खुशियां ही चाहिए। तो सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो जो हीडोनिस्ट स्ट्राइव टू मैक्सिमम नेट प्लेजर, है ना, प्लेजर माइनस पेन। समझे? मैक्सिमम कैसे आएगा, प्लेजर कैसे मिलेगा, कि भैया आपके पास जितना प्लेजर है, आपको जितनी खुशियां हैं, उसमें से अपना दर्द हटा दीजिए, तो आपको मेन खुशियां निकल के आ जाएंगी, है ना। एक ऐसी फॉर्मूला है इसका, समझ लो। तो जो एथिकल हेडोनिज्म है, वो क्या है? वो एक तरह का आइडिया है ना? एक तरह का आइडिया है कि जो सारे ही लोग हैं, जो दुनिया के सारे ही लोग हैं, ठीक है ना, हैव द राइट टू डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू अचीव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर पॉसिबल टू देम। है ना, इनके पास पावर है कि वो सारी चीज कर सकते हैं जो इनको सबसे ज्यादा खुशी दे सकती है। समझ रहे हैं? मतलब जो चीजें इनको सबसे ज्यादा खुशी दें, वो ये उस खुशियों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया है कि हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान का जो प्लेजर होता है, ठीक है, वो उसके पेन से ज्यादा जाए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हिडोनिज्म ये बात इवैल्यूएट करता है कि जो एक इंसान के एक्शंस होते हैं, जो उसके कर्म होते हैं, ठीक है, जो एक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, मतलब प्लेजर और पेन के बेसिस पे होते हैं, और मतलब वो इंसान चाहता है कि हमें प्लेजर मिले, तो वो इसलिए ऐसे एक्शन करता है कि वो अच्छी सी चीजें पाए। ठीक है, एक सही इंसान जो होता है, जो प्लेजर को प्रोड्यूस करता है। एक गलत इंसान जो होता है, जो अगर आपने गलत एक्शन करा, सॉरी, अगर आपने सही एक्शन करा तो आपको सुख मिलेगा, आपने गलत एक्शन करा तो आपको दुख मिलेगा। ये बात की बात कही जाती है। ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट आएंगे साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म का और एथिकल हीडोनिज्म का। ये क्या होता है? तो देखो भाई, जो यहाँ पे दो तरह के फॉर्म है हीडोनिज्म के, एक साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म हो गया, और एक हो गया एथिकल हीडोनिज्म। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म जो है, ये बात मानता है कि प्लेजर जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है डिजायर का, है ना, मतलब एक इंसान की इच्छा का ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना। एक इंसान जो है, मैन जो है, वो नेचुरली प्लेजर को चाहता है। साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म ये क्या है? ये एक तरह का स्टेटमेंट है फैक्ट के बेसिस पे।
है ना? समझ रहे हैं कि इंसान चाहता है, ये बात जो है वो नेचुरल है। एक व्यू है कि ह्यूमन जो है वो साइकोलॉजिकली इस तरीके से बने हैं कि हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेज़र चाहिए। वही जगह एथिकल हेडोनिज़्म की बात बताऊँ तो ये व्यू वो है जिसमें फंडामेंटल मॉरल ऑब्लिगेशन की ज़रूरत होती है ना? यहाँ पे हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है? फंडामेंटल मॉरल ऑब्लिगेशन की वज़ह से हम अपना क्या कर सकते हैं, अपना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं प्लेज़र को या फिर हैप्पीनेस को। तो मतलब बेसिकली हेडोनिज्म ये एथिकल हेडोनिज्म ये बात मानता है कि जो प्लेजर है ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट डिजायर का है और इंसान जो है वो प्लेजर पा सकता है ना? अपने मतलब अपनी वैल्यूज के बेसिस पे जैसे भी। अब एथिकल हेडोनिज्म के भी दो फॉर्म होते हैं, ठीक है? एक होता है इगोइस्टिक हेडोनिज्म, ठीक है? एक होता है जो है यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म, या तो हम जिसको हमने बताया यूनिवर्सल वाला, पीछे हम पढ़ा रहे थे आपको यूटिलिटेरियनिज्म वाला, ठीक है? तो इगोइस्टिक जहाँ पे हेडोइज्म आता है उसमें एक इंसान जो है वो खुद का, एक इंडिविजुअल जो है वो खुद का प्लेजर उसके लिए हाईएस्ट गुड होता है। मतलब सबसे अच्छा क्या है कि अब मतलब सेल्फ ईगो मतलब समझ, अपने आप वाला जो है, हम अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम खुश हैं तो मतलब सबसे सबसे अच्छा काम तो यही हो रहा है क्योंकि हम खुश हैं, है ना? और जो आपका यूनिवर्सलिस्टिक हीरोइज्म होता है ना? जैसे कि हमने आपको बताया, तब यूनिवर्सली अगर लेंगे तो क्या यहाँ पे बात आ जाएगी, है ना? कि सबसे ज्यादा लोग, कितने ज्यादा लोग जो है वो खुश हो रहे हैं, उनको प्लेजर मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस चीज से खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज सही है। समझ रहे हो? तो ओन प्लेजर पे इगोइस्टिक वाला आता है और यूनिवर्सलिस्टिक वाला जो आता है वो इंडिविजुअल पे नहीं आता है, एज एन होल आता है, ठीक है? तो अब हम एथिकल हिडोनिज्म की बात करें, ग्रॉस एंड रिफाइंड, तो देखिए एथिकल हिडोनिज्म जो है, चाहे वो इगोइस्टिक हो चाहे वो यूनिवर्सलिस्टिक हो, ठीक है? इसके भी दो वैरायटी होती हैं। अब फिर समझिएगा, चाहे वो इगोइस्टिक हो, मैंने जैसे बताया, चाहे यूनिवर्सलिस्टिक हो, एथिकल वाला, ठीक है, एथिकल हिडोनिज्म वाला, है ना? उन दोनों की भी दो वैरायटी होती है। पहला कि ग्रॉस हेडोनिज्म देता है एक वेटेज, ठीक है? ग्रॉस और ये रिफाइंड समझ लो। तो ग्रॉस वाला क्या है, ग्रॉस वाला कहता है, फिर समझ लो एक बार, फिर कंफ्यूज मत होना, कि जो एथिकल हिडोइज्म है, ठीक है, एथिकल हिडोइज्म है, इसके हमने दो बात कर लिए कंपोनेंट्स, एक तो इगोइस्टिक, एक यूनिवर्सलिस्टिक, ठीक है? अब जो ये दोनों हैं, इन दोनों में भी यही दो सेम पार्ट्स आते हैं, ठीक है? ये दोनों सेम पार्ट्स आते हैं कि एक आ गया ग्रॉस भी, रिफाइंड भी, ठीक है? तो ग्रॉस जो हिडोइज्म है वो एक वेटेज देता है सेंसस प्लेजर को, जो हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। सारे प्लेजर देखिए एक जैसे होते हैं और ये डिफर सिर्फ इसलिए करते हैं इंटेंसिटी, कुछ ज्यादा और कुछ कम, ठीक है? जो प्रेजेंट प्लेजर्स हैं इनको वेटेज समझते हैं आप, वे कर सकते हो, आप देख सकते हो कि ज्यादा है क्या कम है ना? तो प्रेजेंट जो प्लेजर्स हैं, ठीक है, इनको आर टू बी प्रिफर्ड ओवर फ्यूचर प्लेजर। मतलब आदमी क्या कहता है, अरे बात की बाद में देखेंगे, अभी हमको सुख मिलना चाहिए, समझ रहे हैं? और वही जगह जो रिफाइंड हेडोनिज्म है वो एक वेटेज देता है टू मेंटल एंड मोर सबटाइल फाइन प्लेजर। जो हेडोनिज्म है वो रोल ऑफ रीजन को, मतलब यहाँ पे रीजन का रोल ज्यादा है प्लेजर को पाने में, ठीक है? यहाँ पे रीजन का रोल ज्यादा है, ठीक है? तो हमने ग्रॉस और यहाँ पे रिफाइंड दोनों की बात करी। अब हम यहाँ पे एथिक्स इन इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं। तो इंडियन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो इंडिविजुअल के जो कर्म है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन सोसाइटी ओनली। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन जहाँ रह रहा है, सिर्फ अपनी सोसाइटी तक ही उसके जो क्या कहते हैं जो उसके कर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, सिर्फ वहीं तक ही नहीं है, ठीक है? ये पूरे ही जो है, जो जितना भी है या सेंटिमेंट जहाँ भी क्रिएट हो रहा है, पूरे ही सेंटिमेंट क्रिएशन में है। इंडियन फिलॉसफी यहाँ पे बात कहती है, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ एंड एवरी लिविंग बीइंग इज दाई नेबर, ठीक है? ऐसे मतलब आप क्या करो, मतलब आप हर इंसान को, हर चीज को ऐसे प्यार करो जैसे आपका वो पड़ोसी, पहले तो पड़ोसी को प्यार करो, और हर चीज को ऐसे प्यार करो जैसे आपका पड़ोसी है ना? मतलब अच्छे से, बिल्कुल सबको सबको एज एन होल लिया गया है। तो मॉरल फिलॉसफी जो कि इंडिया की है, ये कहती है ना, कि अच्छे से रहो, डिसिप्लिन लाइफ जियो, जहां भी जाओ बढ़िया रहो, ठीक है? इंडियन व्यू में क्या है कि जो मॉरल फिलॉसफी है काफी डिफरेंट है वेस्टर्न फिलॉसफी से, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी में बात क्या होती है ना, कि इसको इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी कही गई है, जहाँ पे मतलब कि भैया देखो, रीजन देखो, फैक्ट देखो, तो वहां पे जो है उस हिसाब से बिहेव करो, ठीक है? वही इंडियन व्यू में कहा गया है कि यहाँ पे रियलाइज करा है कि अल्टीमेट रियलिटी को, ठीक है, ये सब कुछ सबको एक साथ लेके चलो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जो इंडियन स्कूल्स हैं फिलोसफी के, इसमें आप दो कैटेगरीज में आप डिफाइन कर दो इसको, ठीक है? एक कर दो ऑर्थोडॉक्स, जिसे हम लोग अष्टिका कहते हैं, और दूसरी कर दो हेट्रोडॉक्स, ठीक है, जिसे नस्तिका कहते हैं, ठीक है? वैसे मैंने नेट पे कई सारे और पढ़े थे, पता नहीं इस बुक में इतना दिया तो मैंने इतने ही एक्सप्लेन करा है ना? तो इसमें 6 कुछ चीफ फिलोसफिकल सिस्टम भी हैं,
है 6 कुछ चीफ फिलोसफिकल सिस्टम भी, जैसे कि मीमांसा, जिसे आपने सुना ही होगा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका। ठीक है, ये सब ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी के पार्ट हैं। तो ये सारे स्कूल जो है ये जो है वेद समझते हैं ना, वेद जो थे वेदास, है ना, तो वेदास की अथॉरिटी को यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना, इसलिए इनको ऑर्थोडॉक्स पुराना वाला बोलते हैं। ठीक है, अष्टिका स्कूल इसीलिए इनको बोलते हैं, क्योंकि देख रहे होंगे आप ये संख्या, वेदांता, ये सारे के सारे वेदों से रिफर कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम ऑर्थोडॉक्स वो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 3 चीफ फिलोसफिकल सिस्टम भी हैं, तो जैसे कि चारवाकास, बौद्ध और जैन्स। ठीक है, ये सब हेटेरोडॉक्स अथॉरिटी में आ गए। ये किस में आ गए? ये सब हेटेरोडॉक्स अथॉरिटी में आ गए। ठीक है, इंडियन फिलोसफी के हेटेरोडॉक्स में कौन? चारवाका, ठीक है, और आपका बुद्धा और जैन। ठीक है, ये सारे स्कूल जो है यहाँ पे वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। आप जानते हैं बुद्धा और जैन ने तो एकदम ही नहीं करा था। ठीक है, इसलिए ये हेटेरोडॉक्स कहे जाते हैं, या फिर नास्तिक स्कूल। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक सुनते हैं ना, तो ये नास्तिक है। नास्तिक लोग कौन होते हैं? जो ऐसे यहाँ पे तो आम भाषा में बोलते हैं, जो भगवान भगवान नहीं मानते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेटेरोडॉक्स स्कूल को नास्तिक कहा गया है, और आस्तिका मतलब आस्तिक। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल को आस्तिक कहा गया है। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे पहली चीज तो फीचर्स की बात आइए कर लेते हैं। थोड़ा बहुत फीचर्स की बात करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं। तो फीचर्स क्या हैं इंडियन एथिक्स के, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो चाहे वो हेटेरोडॉक्स हो, क्या फीचर्स हैं ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो चाहे वो हेटेरोडॉक्स हो, यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडियन एथिक्स में। ठीक है, देखिए इंडियन एथिक्स जो है सबसे पुराना है, आप ये भी बात बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पुराना ही ये ओल्डेस्ट मॉरल फिलॉसफी है हिस्ट्री की सिविलाइजेशन में। काफ़ी मुश्किल है ये, अगर हम इसको क्रोनोलॉजी में रखें, क्रोनोलॉजी मतलब डेट वाइज अगर हम इसके रखें तो इसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, रखना। ठीक है, इन सारे स्कूल्स को। और जब तक भाई लॉर्ड बुद्धा तो रहे उत तक तो हमें पता है, लेकिन उसके पहले अगर हम साइंस रखें तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत जगह जगह पे रही हैं चीज़ें, इसके फॉलोवर बहुत ही अलग अलग दूर दूर दराजों में रहे हैं, तो इतना ये वो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आज के जो इंडियन के थिंकर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी होते हैं, अगर हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है पूरे वर्ल्ड में, है ना, ये बात भी कहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं हमारे पास, है ना, अच्छे तुम बिहेवियर करो, अच्छा करो। ठीक है, उसमें योग करो रोज, है ना, जैन और बुद्धिस्ट के जो शिष्य हैं, है ना, सालों साल तक उन्होंने योग करा था, है ना, तो वो बहुत अच्छा उनका बिहेवियर हो गया था। तो ये सारी बातें हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें ये भी हैं कि इंडियन एथिक्स जो है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी इसका जो है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही डीप फाउंडेशन है इसका। हर एक जो स्कूल है यहाँ पे फिलॉसफी का, उसमें कुछ मेटाफिजिकल आइडियाज़ होते हैं, है ना, जो कि आप खुद में एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, मतलब मेटाफिजिक्स मतलब ऐसी फिलॉसफी की ब्रांच जहाँ पे आप ऐसी कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ सकते हो, है ना, टाइम चीज़ें, ये सारी बातें, है ना। तो ये है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंडियन एथिक्स है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग और डीप मेटाफिजिकल फाउंडेशन है इसका, है ना, हर चीज़ में ऐसी घुस घुस के से चीज़ों को जाना है ना, यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिस, है ना, सही से इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रीजन के बेसिस पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया गया है ना, आपका जो है निर्वाण वगैरह को लेके, है ना, कैसे जो है आप जो है वो पा सकते हो भाई सैल्वेशन वगैरह। तो इंडियन एथिक्स में इंटेलेक्चुअलिज्म और मॉरलिज्म, ये दो तरीके हैं जो हमारे स्पिरिचुअल की जो कि हम मरेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस चीज़ को यहाँ पे हमारे सोल को लेके यहाँ पे अम, अ, रखी गई हैं। उसके बाद इंडियन एथिक्स जो है वो जो है एब्सोल्यूटिस्टिक है, स्पिरिचुअलिस्टिक है। मतलब इसका एम क्या है कि भाई हमें सबसे सुप्रीम रियलिटी को जो है वो रियलाइज करना है। ठीक है, कैसे? आप प्लेजर और पेन को ट्रांसेंड करके, ट्रांसेंड मतलब गो बियॉन्ड द रेंज। ठीक है, रियलिटी में कैसे पानी है? प्लेजर पाना है, और पेन को कम करना है कैसे? एक हद तक जाके, जितना है हमारी हद उससे क्रॉस करके। ठीक है, सही गलत जो है इन सब का जो है वो चीज़ों के आगे बढ़ के हमें जो है आइडिया को अपने मतलब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से पाना है ना, ईश्वरी ताकत से। उसके बाद इंडियन एथिक्स जो है वो ह्यूमनिस्टिक बहुत ज़्यादा, आप ये जानते हैं, बैलेंस बना के चलती है ये, है ना, हमारी अंदर क्या चल रहा है, हमारे बाहर क्या चल रहा है, इन सब कुछ चीज़ों को लेके इंडियन एथिकल थिंकर जो है वो हमें समझाते हैं कि लड़ाई दंगा मत करो, प्यार करो, है ना, सबके साथ बना के चलो, अच्छा लेके चलो। ठीक है, उसके इंडियन थिंकर्स की बात मानते हैं, कर्मा के लॉ पे बहुत मानते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे सब कहा ही गया है, जैन बुद्ध, यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा है। इसका मतलब है हमारे जो एक्शंस हैं, जो हम अच्छा करते हैं, जो हम बुरा करते हैं, उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में। ठीक है, तो सारी बातें आइए एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करा जाए। जो है पुरुषार्थ, पहला टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो पुरुषार्थ है उसको आप क्या कहोगे, है ना, ये वैदिक टेक्स्ट है जिसमें बहुत बड़े बड़े एपिक्स रामायण महाभारत के ट्रांसलेट करे गए। अब ये हम समझाते हैं चीज़ें एक एक करके। तो इंडियन थिंकर्स जो है
ना ही सिर्फ इंटरेस्ट थी इस बात को जानने में कि अल्टीमेट रियलिटी के, बट साथ ही साथ ये भी रियलाइज भी करना था उनको अल्टीमेट रियलिटी। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या मतलब सुप्रीम पावर है ना, फंडामेंटल जो मेन रियलिटी, ठीक है। तो इनको जो है वो ये क्या चीज करनी थी यहाँ पे। और फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी आप जानते हैं एक आर्ट है, जीने की आर्ट है कि बढ़िया जिंदगी कैसे जिए। तो इन्होंने कुछ 4 तरीके के है ना सुप्रीम एंड रखे, मतलब उसमें पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, जो हम लोग सुनते आए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो पुरुषार्थ का मतलब है, इसका मतलब होता है गोल ऑफ द एंड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, है ना, जो उसका मेन गोल है यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ वे वध जो है ये एक इंडियन थ्योरी है ह्यूमन वैल्यूज की, ठीक है। तो देखिए एक इंसान काफ़ी रैशनल होता है, काफ़ी सोसाइटी से चल के चलता है, सोशल बहुत होता है, मॉरल होता है ना, उसको लगता है क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरतों जो है वो सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी लाइफ में उसे जीना है, तो उसमें 4 सुप्रीम एंड को करना पड़ेगा। धर्म, ठीक है, अब उसका धर्म होता है जो वो उसे अच्छे से निभाना पड़ेगा, है ना। धर्म मतलब वर्च्यू के मतलब क्या चीज़ उसके लिए सही है वो उसका धर्म है यहाँ पे, ठीक है। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझ रहे हैं, ये नहीं होता है। उसके बाद अर्थ, अर्थ क्या आता है, वेल्थ, वेल्थ बहुत है यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए। काम, काम का मतलब जानते हैं डिज़ायर, ठीक है, काम मतलब डिजायर। और मोक्ष आखिरी में क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, है ना, उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो ये पुरुषार्थ के कुछ जो है 4 सुप्रीम एंड्स हैं। अर्थ हमारे जो है जो भी हमारा हमें जो भी ज़रूरत पड़ती है एक इंसान को, पैसा क्या करता है, अर्थ का मतलब वेल्थ होता है। तो पैसा क्या करता है, पैसा हमको जो भी हमारे चीज़ों की ज़रूरत है वो उसको पूरा करने में मदद करता है ना, हमारी इच्छाओं को, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को काम पूरा करता है, ठीक है। मोक्ष हमको सैटिस्फैक्शन दिलाता है हमारी सोल को, है ना, हमारी जो है आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है। और धर्म क्या होता है, आप ये बात रखिएगा, ज़िंदगी में हर मोड़ पे धर्म का साथ ज़रूर होता है। आप अगर पैसा भी कमा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका धर्म है, किस तरीके से, अच्छे से, बुरे तरीके से, ठीक है। तो इच्छाएँ क्या है, अच्छी इच्छाएँ, बुरी इच्छाएँ, तो हमें यहाँ पे धर्म हर साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हमने पुरुषार्थ के बारे में डीपली बात करी, अब एक-एक करके बात करें धर्म के बारे में। तो धर्म क्या है? तो देखो भाई धर्मा को अगर हम डिस्कस करें तो धर्मा प्रोडक्शन वाली बात नहीं है, यहाँ पे धर्म की बात हो रही है। ये धर से निकला है ना, इसका जो रूट है वो धर से निकला है। धर का मतलब होता है एक साथ रखना, होल्ड टुगेदर, ताकि हम आसानी से जिए, सस्टेन करें, नरिश करें, ठीक है। तो धर्म का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि दैट विच होल्ड टुगेदर, जो चीज हमें एक साथ रखती है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बना के चलना, सोसाइटी के साथ बना के चलना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे धर्म में आता है। तो एक प्रिंसिपल इसकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारे सोशल रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, है ना। और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की वजह से ही हमारे भाई एक इंडिविजुअल अच्छा है तो सब अच्छे हैं। तो 4 जो पुरुषार्थ हैं उनमें धर्म जो है यहाँ पे हमेशा पहले रखा जाता है ना, रखा जाता है पहले। और ये है कि मतलब राइटनेस क्या है, वर्च्यूज़ क्या हैं, किस तरीके से सही तरीके से आप जी सकते हो चीज़ों को, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। फिर जो आइडिया ऑफ निष्काम कर्म, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते, डिसइंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सेल्फलेस या डिजायरलेस एक्शन, जिसमें हम चाहते नहीं, हमारी मर्जी नहीं है लेकिन हम वो काम करते हैं, है ना। ये ऐसे एक्शन हैं जिनको हम लोग करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के या बिना किसी रिजल्ट के, है ना, ना किसी किसी फल की इच्छा रखे बिना जो हम काम करते हैं। और जो सेंट्रल जो इसका मेन थीम क्या होता है, ये होता है कर्म योग, है ना, कि हमें कर्म है मेरा तो हम कर रहे हैं, है ना। आइए अब समझाते हैं। भगवत गीता जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छी रिलीजियस बुक है हिंदूज़ की, आपने सुना ही होगा भगवत गीता के बारे में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं हिंदू की फिलॉसफी को लेके, है ना। एक बहुत बड़े जो है वो इंडियन थिंकर थे, आपने सुना होगा शंकराचार्य जी, है ना। शंकराचार्य का मंदिर भी है, आई थिंक कश्मीर में है, मैं गई थी वहाँ पे, है ना, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। रामनुजा आपने सुना ही है, रामनुजा तो बहुत फेमस थे। माधव, तो ये सब वगैरह है। इन्होंने जो है कुछ ऐसे बहुत बढ़िया-बढ़िया जो है कमेंट्रीज़ लिखी हैं गीता के ऊपर। और बहुत बड़े-बड़े नेशनल लीडर जैसे कि लोकमान्य तिलक आप जानते हैं ना? तो हमारे जो लोकमान्य तिलक जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, है ना? इन्होंने भी बहुत इंस्पिरेशन भी पाई है गीता से। तो गीता समझ रहे हैं आप कितनी इम्पोर्टेंट बुक हो गई है ना? ये हमें बताती है, ये हमें ऐसा रास्ता दिखाती है निष्कर्म
निष्काम कर्मा का, ठीक है? निष्काम कर्मा का मतलब कि हमारी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म करना है डिसइंटरेस्टेड तरीके में, है ना? डिसइंटरेस्टेड तरीके में बिना किसी फल की इच्छा करे हमें अपने कर्म करते रहना है। ये बात आपने सुनी होगी, अपने माँ-बाप के मुँह से भी सुनी होगी, है ना? बिना किसी मतलब के काम करें, है ना? नेकी कर दरिया में डाल तो एक अलग ही पार्ट हो गया इसका, ठीक है? तो हमें क्या है बिना किसी फल की इच्छा करे हमें अपने कर्मों को करते रहना है, ठीक है? ये वाली बात हमने करी है कि हमारा जो सही हमें अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफ़ॉर्म करना है ना? बट हमें अपने रिवॉर्ड्स की अपने जो हमने कर्म करे हैं उसके फल की इच्छा यहाँ पे नहीं करनी है ना? तो गीता एथिक्स जो है ना ही ये कोई हेडोनिस्टिक है, ना ही ये एस्थेटिक है, ठीक है? और ये कह कंडेम करती है जो हम जो प्लेज़र वगैरह के लिए चीज़ें करते हैं, है ना? ये एंड सप्रेशन ऑफ डिज़ायर्स को भी गीता कहती है कि कंट्रोल्ड सैटिस्फैक्शन जो है ह्यूमनली डिज़ायर का मतलब ये क्या कहती है कि हमें जो हमारी इच्छाएँ हैं, उनको हमें कंट्रोल करके रखना है, ठीक है? तो जो गीता है, ये कहती है कि इंसान को सोशल वेलफेयर की तरफ बढ़ना चाहिए, इंसान को, मनुष्य को सोसाइटी के लिए, जनता के लिए कर्म करना चाहिए, ठीक है? अब हम बुद्धिस्ट एथिक्स की यहाँ पे आइए बात करते हैं। तो ये क्या है जो है वो बुद्धिस्ट जो एथिक्स है, ये 5 कुछ परसेप्ट पे इसका जो है वो रखा गया है, जिसमें हर एक बुद्धिस्ट स्कूल में वो 5 जो प्रिसेप्ट्स हैं, वो कॉमन है। ठीक है, जो प्रिसेप्ट्स हैं, ये इसलिए हैं कि भई ये सपोज़ टू प्रिवेंट सफरिंग एंड टू वीकेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीड ठीक है, कहते हैं कि भई ताकि हमारा दुःख दर्द दूर रहे और जो ये हमारी लालसा के, नफ़रत के, है ना? ये सब जो हमको जो कमज़ोर बनाते हैं, इन सब चीज़ों से हमें इनको जो है वो इनको दूर हटाना है ना? ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें बुद्धा ने जो है अपने लोगों को दिया था और जो भिक्षुक होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, वो सब एक जैसे इनको बताया था। तो आइए हम कुछ बारे में इस बार जानते हैं। तो जो बुद्धिस्ट ये एथिक्स जो है ये एक कंपैशनेट कंपैशनेट एंड ह्यूमनिस्टिक है। मतलब सिंपैथी है हमारे, है ना? उन लोगों के लिए जो मतलब जो मिसफॉर्च्यून है दूसरों की मतलब जो दूसरों की दिक्कत है उनके प्रति हमारी सिंपैथी जितनी है, ठीक है? या ह्यूमनिस्टिक है मतलब हम हर इंसान की मदद कर रहे हैं, है ना? तो ये बुद्धिस्ट एथिक्स जो है वो इसी से डील करती है। अब बुद्धा ने कहा कि भई देखो सच्चा भई जो कल्टीवेशन है ट्रू लव का फॉर ऑल क्रिएशन तो इन्होंने ये कहा कि भई देखो यहाँ पे प्यार हर इंसान को प्यार देना है आपको, ठीक है? लोगों में समझाया कि जो आपका दुःख है, आपका जो दुःख निकल के आता है, ठीक है? ये सब इसी वज़ह से है क्योंकि भई आपके अंदर जितना लालसा-वालसा है इस टाइप का, तो ये बहुत बड़ा ही ज्ञान है। तो हम मेन बात यहाँ पे करते हैं, मेन बात ये है कुछ 5 प्रिसेप्ट्स ये हैं कि नॉट किलिंग और कॉजिंग हार्म टू अदर लिविंग बीइंग्स ठीक है ना मारो ठीक है और ये फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का कि सारे लोग जो हैं इनको करना है और यहाँ पे आप क्या क्या करना है आपको मारना नहीं है किसी को दुख नहीं पहुंचाना है ठीक है दूसरे जीवित जानवरों को ठीक है लिविंग सॉरी जीविंग नहीं है लिविंग है उसके बाद नॉट टेकिंग द नॉट गिवन है ना मतलब चोरी नहीं करनी है आपको वो चीज़ नहीं लेनी है जो आपको नहीं मिल रही। ठीक है? स्टीलिंग इज़ एन ऑब्वियस वे इन व्हिच वन कैन हार्म अदर्स ठीक है? ऐसी चोरी हमारी ऐसी चीज़ है कि जिससे आप दूसरों को जो है वो हार्म कर सकते हो। चोरी आपको नहीं करनी है। एक इंसान जो है वो यहाँ पे लोगों का फ़ायदा उठा सकता है, उनको बर्बाद कर सकता है, ये सब गलत चीज़ है, तो इसलिए इसको ये नहीं करना है। उसके बाद सेक्सुअल मिसकंडक्ट को आपको अवॉइड करना है। इसमें आपका हो गया कि आप जो है वो जो आइडिया आप जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जो झूठे वादे वगैरह कर लेते हो, है ना? तो ये सब आपको भी इसमें भी नहीं करना है, ठीक है? अवॉइडिंग फ़ॉल्स स्पीच ठीक है? झूठी बातें ज्ञान है ना, ये नेता नगरी वाली जो होती हैं, ये सब नहीं देना है, ठीक है? और एब्स्टेनिंग फ्रॉम ड्रिंक एंड ड्रग्स यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कहा कि भई ये दारू-वारू जितना है ये सब हटाइए क्योंकि ये सब इंसान को गलत चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे जैन एथिक्स की बात करते हैं तो ये तो कहते हैं लिबरेशन ऑफ द इंडिविजुअल को लेके बोलते हैं है ना इसमें जो है दो धर्म इन्होंने प्रोवाइड करे हैं रूल ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करते हैं उनमें से ये है एक तो ये है वन ऑफ दोज हु विश टू बिकम एसेटिक जिनको यहाँ पे एसेटिक बनना है या क्या कहते हैं दूसरे होते हैं जो हाउस होल्डर्स होते हैं ठीक है? तो कुछ 5 फंडामेंटल ठीक है मतलब सब चीज़ से दूर हो के एकदम इनको जो है बन जाना है ये एस्थेटिक तो हम ऐसे बात करते हैं कुछ
कुछ 5 फंडामेंटल वोज़ हैं जो दोनों ही ने यहाँ प्रिस्क्राइब करे हैं। एसिडिक ये बात ऑब्ज़र्व करते हैं इन सारे 5 वोज़ को कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, है ना? ये बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। तो आइए पहले हम कुछ और चीज़ें इस बारे में आपको बता दें। देखिए जो जैन एथिक्स है, ये लिबरेशन की तरफ ज़्यादा लेके जाता है एक इंडिविजुअल को, है ना? लिबरेट करने के लिए उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो आज़ाद करने के लिए, ठीक है? तो इट इट्स एंड इज द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है, इन ऑर्डर टू फिट द इंडिविजुअल फॉर हिज फाइनल गोल। इसमें इनके हिसाब से क्या है कि अपने हर एक जिंदगी के पार्ट को ईश्वर से मिलाना है आपको, ताकि आप जिंदगी के मतलब जो हर एक एक को पूरा करके अपना फाइनल गोल पा सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो प्राइमरी प्रिसेप्ट है ये राजा को जो है एप्लीकेबल होता है, किंग को एप्लीकेबल होता है एंड कॉमनर को अलाइक है। मतलब इसके बाद क्या है कि राजा और जो आम आदमी है वो एक जैसे हैं, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी करिए जैसे कि आपको एक इंसान, एक अच्छे इंसान, एक ह्यूमनली तौर पे करनी चाहिए। ये नहीं कि आप राजा हैं तो कुछ भी करेंगे, एक आम आदमी है तो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसी बात कही गई है। तो कुछ 5 ग्रेट वोज हैं कि वो क्या है जानते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ठीक है। ये आप लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी इसको बड़ा अडॉप्ट करा था, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा है यहाँ पे, ये आई है, ठीक है। सत्य मतलब हमेशा सच बोलो, ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहते हैं, एक अस्त्य मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी मत करो, ठीक है। फिर ब्रह्मचार्य मतलब सेलिबेसी, ठीक है, ब्रह्मचार्य रहिए, ब्रह्मचारी बनिए। और आपका अपारिग्रह या फिर नॉन पदेशन, ठीक है, किसी का ऐसे छीन छान मतलब वहाँ रहने मतलब हो, ठीक है। तो इन सारे एथिक्स को जो है ना ही सिर्फ मतलब गवर्न करा जाता है, दीज एथिक्स आर गवर्न नॉट ओनली थॉट, ना आपकी सोची को नहीं सिर्फ गवर्न करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक्शन को आप वो करेंगे, आपके वर्बल एक्शन में, आपके थॉट्स में हर चीज़ ही आनी चाहिए, है ना। अहिंसा का मतलब ये नहीं है किसी से लड़ाई नहीं करिए, आपके मन वन सब कुछ में जो है वो एकदम शांति रहेगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि भाई डरो या ऐसा कुछ करो, है ना, ईश्वर से। बस अच्छे से एकदम अपना काम करते रहो, तो यहाँ पे आपका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चारवाका एथिक्स और लोक लोकयतमत, ठीक है, लोकायतमत, ठीक है। तो अब ये जानते हैं, तो इसमें है क्या, तो सारे स्कूल जो इंडियन फिलोसफी के रहे पहले में, उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो चारवाका स्कूल की एक बहुत ज़्यादा यूनिक पोजीशन है। कैसे ये जानते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एस्थेटिज्म पढ़ाते हैं, मटेरियलिज्म पढ़ाते हैं और हेडोनिज्म पढ़ाते हैं। अभी समझाते हैं आपको क्या है क्या नहीं। तो चारवाका के जो व्यू थे, है ना, जो उनके सोचने का तरीका था, देखने का तरीका था, वो हमेशा से ही जो है ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म रहा है सारे स्कूल्स में ना। इनको हमेशा क्रिटिसाइज ही करा है हर एक स्कूल ऑफ थॉट ने। तो जो एक जो सबसे स्टार्टिंग में जो काम किया गया था चारवाका के द्वारा, ये अभी अवेलेबल नहीं है। हम जानते हैं कि चारवाका का जो व्यू था, है ना, हालांकि उससे क्रिटिसिज्म हुआ कई सारे दूसरे फिलोसफर का। तो चारवाका ने देखा था, द चार्वाका व्यू इज ऑल्सो नोन एज लोकयत मत, है ना, लोकयत मत भी कहते हैं इनके व्यू को। ये स्कूल जो है सिर्फ जो है द स्कूल होल्ड दैट ओनली दिस वर्ल्ड मतलब लोका एग्जिस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, लोक एग्जिस्ट करता है। तो इंडियन थिंकर ने 4 सुप्रीम एंड रखे थे पुरुषार्थ के, मतलब आपने मैंने बताया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मैंने बताया था, ठीक है। तो चार्वाका ने एक्सेप्ट करा रियलिटी इन सारे पूरे वर्ल्ड की और फिजिकल बॉडी हमारे सोल की भी। इसलिए जो चार्वाका थे उन्होंने धर्म और मोक्ष को यहाँ पे जो है वो हमने बताया था ना, 4 होते हैं, एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता है काम, एक होता है मोक्ष, ठीक है। तो इन्होंने चार्वाका ने जो धर्म था और जो आखिरी में मोक्ष था, ठीक है, इनको यहाँ पे डिनाई कर दिया, मानने से मना कर दिया। इन्होंने एक्सेप्ट करा काम को। काम इन्होंने कहा कि जो काम है मतलब जो हमारा जो डिजायर है, ठीक है, वो जो है वो प्राइमरी गोल है लाइफ का, ठीक है। और इकोनॉमिक वैल्यूज, अर्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई पैसा नहीं होगा तो डिजायर कैसे पूरी होंगी, ठीक है। और अर्थ को डिजायर के नीचे रखा, ठीक है। तो चार्वाका है ये बात मानते थे कि जो इंसान की एग्जिस्टेंस है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ये आपका फिजिकल बॉडी पे ही है ना। और इसकी जिंदगी में फिजिकल बॉडी में ही रहेगा। फिजिकल प्लेजर जो है वो ना ही सिर्फ अच्छी चीज है, बट वो पाएगा ही पाएगा उसको। और ह्यूमन लाइफ का जो एम होता है वो यही होता है कि प्लेजर पाना और पेन को हटाना, ठीक है। तो चार्वाका क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समझिए, इगोस्टिक ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोइज्म को कह रहे हैं ना, कि मतलब अपने मतलब की, अपने आप को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गांधीयन एथिक्स के बारे में। तो देखिए गांधीयन फिलोसफी यहाँ पे देखिए ये एक तरीके का डबल एज वेपन है,
है ना? मतलब यहाँ से भी काम करेगा, यहाँ से भी काम करेगा, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना इंडिविजुअल और सोसाइटी को, दोनों को, इंडिविजुअल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना साथ-साथ में। एक इंसान को भी चेंज करना है और सोसाइटी को भी चेंज करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है? अपने सच्चाई और नॉन वायलेंस को लेके, जो गांधी जी के ने कहा था वही हिसाब से समझ लीजिए कि सच्चाई और अहिंसा 2 चीज़ उठा के सोसाइटी को और इंडिविजुअल दोनों को चेंज करना है। आप जानते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर भी रहे थे ये, है ना? एक बढ़िया जो है इन्होंने हर एक ह्यूमन लाइफ सोसाइटी को लेके काफ़ी लिखा है, बात करी है। तो इनकी जो सोच थी वो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल थी, एक जगह नहीं थी, वो पूरा एज़ एन होल लेते थे, पॉलिटिकल भी लेते थे, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, रिलीजियस भी, हर तरह की ह्यूमन लाइफ को लेके चलते थे ये, है ना? ये इन्फ्लुएंस भी थे ना ही सिर्फ टॉल्स्टॉय से बल्कि कार्लस्ले, आपका थ्योरियो वगैरह से भी थे, है ना? इवन इन्होंने अपने जो है इनके जो प्रिंसिपल थे, इन्होंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के, है ना? हिंदुइज़्म के, क्रिश्चियनिटी के, इन सब ने इन्होंने सबको इन चीज़ों को लिया है ना? इनके आइडियाज़ वगैरह वो आपको दिखेंगे जनरली एक्सप्रेस ये मॉरल कैटेगरीज़ में करते हैं अपने, है ना? इनकी थ्योरीज़ मतलब एथिकल थ्योरीज़ प्रोवाइड करती हैं, कुछ गांधीयन थॉट को भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। तो गांधी ना ही सिर्फ एक एकेडमिक थिंकर थे, मतलब ये ना ही सिर्फ एजुकेशन में बल्कि एक लीडर भी, बहुत बड़े लीडर थे, वो भी हम जानते हैं। तो इनकी एम्फेसिस ना ही सिर्फ ये एम्फेसाइज इन्होंने आइडियलिज्म को किया है ना? बट प्रैक्टिकल चीज़ों को भी करा है, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को भी करा है। तो आप जानते हैं ये, लेकिन इनकी जो फिलॉसफी है ये यूनिवर्सल है, टाइमलेस फिलॉसफी है और कुछ नहीं है, बहुत ही आम चीज़ें हैं, ठीक है? तो गांधी ने ये बात मानते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मेन हैं, वो कभी भी परफेक्शन में नहीं पहुंच सकते, वर्च्यूज़ के, डिवाइन वर्च्यूज़ के, ईश्वर जैसे नहीं हो सकते। स्टिल ये जो है अपनी मजबूत करें, अपनी चीज़ों को, जैसे इनकी जो सच्चाई को लेके रहें, प्यार से रहें, नॉन वायलेंस को रहें, टॉलरेंस रखें, डर निडर रहें। ये सारी बातें उन्होंने अपने नेशनल मूवमेंट में भी अप्लाई करी। तो गांधीयन है तो बचपन से पढ़ ही रहे हम लोग, ऐसी चीज़ें होंगी। अब गांधी ऑन मॉरल बिहेवियर, तो मॉरल बिहेवियर को लेके गांधी जी ने क्या कहा? गांधी के हिसाब से एक एक्शन, एक आपका कर्म मॉरल होगा अगर ये वॉल्यूशनल है ना? इंटेंशनल है, मतलब अपनी इच्छा से किया गया है, पूरी तरीके से सबको कवर कर रहा है, यूनिवर्सल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है ना? और अपने मतलब का नहीं है ना? मतलब सेल्फलेस है ना? किसी भी डर से हटा हुआ है, किसी के जोर में नहीं दिया गया, कंपल्शन नहीं है, आप वो कंपल्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत ही शांति से, प्यार से चीज़ों को, है ना? पर्सनली अगर आप बढ़िया से कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रख के कर रहे हो, सही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो मतलब कि आप मॉरल लाइफ जी रहे हो। ये गांधी एथिक्स के हिसाब से बात है। इसी तरीके से जो मॉरल व्यू है, जो मॉरल व्यू है, जो इनका देखने का तरीका है गांधीयन एथिक्स का, ये क्या है? ये यूनिवर्सल है ना? एक ही बात ही बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है ना? चाहे वो, चाहे जैसी भी जगह हो, चाहे जैसे भी समय चल रहा हो, है ना? लेकिन आप जो है वो उस हिसाब से अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे, एक पर्सनैलिटी को अपनी उसी हिसाब से रखेंगे जैसे कि आप हैं, ना? तो यही सारी बातें हैं, पर्सनल और पब्लिक लाइफ का ब्लेंड है ये। उसके बाद गांधी और नॉन वॉयलेंस, है ना? ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि नॉन वॉयलेंस, आप जानते हैं अहिंसा तो गांधी जी ने कहा ही था, ये सबसे मेन चीज़ तो यही है ना? और नॉन वॉयलेंस एक ऐसा है कि भाई सच्चाई और डर के निडर होके, मतलब डरना नहीं है और सच पे रहना है और लड़ाई नहीं करनी है और किसी के अपोज खड़ा होना है तो खड़ा होना है, जो इन्होंने सारे अपने अम, अम, स्ट्रगल्स में इसको यूज़ भी करा, है ना? गांधी जी नेचुरली डरते थे कि जो नॉन वॉयलेंस है ये काफ़ी मतलब अवॉइड कर सकती है कि भई ब्रिटिश, अब वही था ना, बाद में तो ये हो गया था क्विट इंडिया भैया, करो या मरो वाला सीन। लेकिन स्टार्टिंग से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा, इसी वज़ह से उन्होंने कई सारे अपने मूवमेंट भी उठा लिए थे क्योंकि लोग वायलेंट होने लग गए थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी। तो अहिंसा काफ़ी ज़रूरी थी इनके हिसाब से। ईश्वर के सिवा एक इंसान जो है वो, ईश्वर के सिवा और किसी से नहीं डरना चाहिए उसको। उन्होंने ये बात कही। सत्याग्रह का काम करें, डर निडर होके काम करें, है ना? सत्याग्रह हम लोगों ने देखा था, पहले ही वाला इन्होंने करा था, है ना? तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, इन्हें सत्याग्रह बोलते हैं। सच्चाई का साथ दें और लड़ें, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं और एक सत्याग्रही जो है, अब देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे ये भी कही गई हैं, गांधी जी ने अपने फॉलोवर्स को कहा कि सत्याग्रही कैसा होना चाहिए, जो कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी है ना? वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, है ना? वो जो है वो सामने वाले को जो है वो क्या कहते हैं, प्यार से, मतलब आसानी से डील कर लेगा, नॉन मतलब कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, है ना? कसम-वसम खाने के सिवा, मैं कसम खाता हूँ या तुम मर जाओ, है ना? तो ये सब को छोड़ के बाकी मारे-मुरेगा नहीं, है ना? और ये सब करते वक़्त ये जो है अपने मतलब रिटेलिएट तो करेगा ही नहीं, ठीक है? और ये सबमिट भी नहीं करेगा कि हारेगा भी नहीं, ठीक है? और इसको डर नहीं होना चाहिए कि हमको पनिशमेंट मिल जाएगी, है ना? हमको ये मिल जाएगा, है ना? हमको ये मिल जाएगा, हमें पीट देंगे गुस्से में।
ठीक है? तो ये सब भी नहीं है। और स्ट्रगल के टाइम पे अगर कोई इंसान इंसल्ट करता है ऑफिशियल को या कोई उसके खिलाफ कुछ बात करता है, तो यहाँ पे ऐसे सिविल रजिस्टर जो हैं वो प्रोटेक्ट करें ऐसे ऑफिशियल को या ऑफिशियल्स को इंसल्ट होने से, है ना? उनकी लाइफ को बचाने से। तो ये सारी बातें ही हैं उनकी, वही जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, सेम वही बातें हैं बार-बार। अब गांधी की इकोनॉमिक आइडियाज़ की बात करें तो गांधीयन एथिक्स यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक वाला पार्ट भी कवर करती है। ये बात समझिएगा, इकोनॉमिक वाला पार्ट भी करती है। गांधी जी कहते हैं कि हर इंसान जो है वो यहाँ पे अपनी कमाए भी, अपने खुद के हाथों से चीज़ों को कमाए, अपनी खुद की रोटी कमाए, मेहनत करके कमाए। और ये कहते हैं ही कॉल्स इट ब्रेड लेबर कहते हैं, हैं? एंड इट अलोन गिव्स मैन हिज राइट टू ईट। ठीक है? एक बंदा जो है वो खुद मेहनत करे और खुद कमाए, अपनी रोटी खाए। ठीक है? और अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी को, तो एक्सप्लॉइटेशन की एक तरीके की वायलेंस ही है ना? ये हिंसा ही है एक तरीके की, है ना? और हर इंसान को भाई राइट होता है कि वो जिए, तो ये यहाँ पे ये है कि अगर खाना खाना है और सही रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो यहाँ पे वो अपनी मेहनत करे। ठीक है? गांधी जो है वो ऐसा कोई ड्रास्टिक या वायलेंट मीन नहीं चाहते थे इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए, और इसलिए इन्होंने वेल्थ को यहाँ पे कहा कि भैया सबको इक्वली दे दो, है ना? इक्वली सबको वेल्थ दे दो। ठीक है? सारे मेंबर्स को सोसाइटी के। और एज दिस इम्प्रैक्टिकेबल, गांधी ने प्रपोज करा कि जो वेल्थ है ये इक्वल, ये आपका इक्विटेबली बँटनी चाहिए। इन्होंने कहा लोगों से कि अपनी तुम इच्छाओं को थोड़ा कम करो, सिंपल लाइफ जियो, है ना? और रिसोर्सेज़ जो हैं उन्हें गरीबों में दो, है ना? इन्होंने ये बात कही कि अगर आपने कुछ बहुत ऊँचा कमा लिया है, ये बात हमने पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री में, कि अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा कमा लिया है, तो आप उस कमाई से सोसाइटी का भला करो। ठीक है? उसके बाद फिर बात आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप की। तो गांधी ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रखा जिसमें जो अमीर लोग हैं इनको ट्रस्टीज रखा, ये वेल्थ के ट्रस्टीज हैं, जो पैसा वो रुपया है उसके ट्रस्टीज हैं। और अल्टीमेटली ये अमीर लोग जो हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टी है उनकी, ये भगवान को बिलोंग करती है, ये बात कही। ठीक है? तो अगर जो है वो यहाँ पे सोसाइटी के लिए आप मदद मदद करिए और सपोर्ट करिए गरीब जनता को। और जो अमीर लोग हैं इनके पास कोई भी मॉरल राइट नहीं है टू व्हाट इज मोर देन देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेशनल वेल्थ। ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं है कि जितना उनका शेयर एक नेशनल वेल्थ में हो, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ठीक है? ये ट्रस्टीज बन सकते हैं फॉर द डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गॉड्स प्रॉपर्टी दे होल्ड, कि सब ईश्वर का है, सब ईश्वर के पास चला जाएगा, है ना? तो ये सबको इनको जो है वो गरीब इंसान की मदद करने में लगा देना चाहिए, या कि जो है वो अपनी तानाशाही दिखाने में। उसके बाद मोरालिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, है ना? इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है वो दूसरा नाम है ये इगोइस्टिक एथिक्स का। मैंने बताया ना, एक इंसान का सेल्फ इंटरेस्ट का मतलबी वाला, है ना? जो सीन था। यहाँ पे 2 तरह के इगोइज़्म होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल इगोइज़्म, दूसरा होता है एथिकल इगोइज़्म। ठीक है? तो साइकोलॉजिकल इगोइज़्म के हिसाब से चीज़ें क्या होती हैं कि जो एक इंसान है ना? वो एक अपने नेचर से ही जो है वो सैटिस्फैक्शन चाहता है, अपने लिए डिज़ायर जो करता है, फुलफ़िल करता है अपने इंटरेस्ट को, है ना? तो मैन बाय नेचर ये सेल्फिश होता है ना? मतलब एक इंसान, हर इंसान मतलबी होता ही होता है ना? तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी बात कही भी है, ये बात करते हैं थॉमस, देखते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं कवर हुआ है, यहीं पे बताते हैं आपको कि थॉमस हॉब्स, आप बुक में देखिएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ आई विल जस्ट फॉरवर्ड इट टू माय टेलीग्राम चैनल। तो थॉमस होब्स के साइकोलॉजिकल इगोइज्म के हिसाब से ये चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पे। तो थॉमस जो होब्स थे, है ना? होब्स का जो मॉरल थॉट था, जो सोच थी उनकी, बेस थी उनके व्यू पे कि व्हाट वी आउट टू डू डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवरसेल्फ। ठीक है? जो हम कर रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं, जो भी हम करेंगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हम हैं। ठीक है? होप्स के हिसाब से जहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, पॉलिटिक्स जहाँ पे होती है, तो हमारी जो ड्यूटी है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है वहाँ पे। मतलब हम उन सारी पावर का जो है वो रूल्स उनके जो बनाए हुए हैं वो वहाँ पे हम फॉलो करते हैं, जैसे कि हम करते ही हैं भाई। हम इंडिया में क्या करते हैं कि जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया है उसको फॉलो करते हैं ना। तो हॉब्स ने बात आर्ग्यू करी कि जो सोसाइटी है ना? वो निकल के आई है सेल्फ इंटरेस्ट से ही, है ना? और सेल्फ इंटरेस्ट और फियर से, नॉट आउट ऑफ नेचुरल फीलिंग फॉर वन्स फेलो मैन, है ना? मतलब हॉबस आर्ग्यूज दैट सोसाइटी ओरिजिनेट्स आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड फियर, नॉट आउट ऑफ नेचुरल फीलिंग फॉर वन्स फेलो मैन वुमेन, है ना? मतलब ऐसी सोसाइटी जो कि मतलब से या डर से निकल के आती है ना? तो ये मतलब ये क्या है कि भई देखो, मतलब बेसिकली अभी समझिए समझिए यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं, ये नेचुरल या रीज़नेबल, है ना? ये जो ही डिफेंड्स एज़ नेचुरल एंड रीज़नेबल द इंटरेस्ट
ईच मैन टेक्स इन हिज ओन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। मतलब यहाँ पे ये पता है, ये बात इनका बेसिकली मैंने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए चीजें कर रहा है, अपनी खुशी के लिए, तो वो गलत नहीं है। समझ रहे हैं, है ना? ये नेचुरल चीज़ है ना? ये हमारी नेचर है, ये हमारा नेचर है कि जो पहले जो इकलौता लाइफ़ है, ये फल प्रो सेल्फ प्रोडक्शन होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, तब हम कहीं और जाएँ। समझ रहे हो आप? तो ये हॉब्स एस्टैब्लिश भी करते हैं सिविल अथॉरिटी को और लॉ को। ये फाउंडेशन है मोरालिटी के, इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बात कही है कि जो मोरालिटी है ना? इसमें सोशल अथॉरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब हमें यहाँ सोसाइटी की जो सोशल अथॉरिटी है, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है ना? और ये यहाँ पे सोशल अथॉरिटी जो है, वो आपका सोवेरियन पावर होनी चाहिए अथॉरिटी के हाथ में, है ना? पूरी तरीके से जो भी अथॉरिटी है, उसके हाथ में सोशल अथॉरिटी का पूरा हक होना चाहिए और सोशली जो काम करे, वो करे जो राज कर रहा है, ठीक है? जो बंदा है, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों के लिए करेगा, है ना? तो जो है अपना अपने आप को बचाएगा, अपनी चीज़ों को करेगा, ये वाली बात इन्होंने कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एथिकल इगोइज़्म। तो एथिकल इगोइज़्म यहाँ पे आयन रैंड, है ना? AYN आयन रैंड, RAND, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई है आपका एथिकल इगोइज़्म के बारे में। तो ये अमेरिकन थिंकर हैं एक आयन रैंड, इन्होंने ये एक जो है इन्होंने ये बात बताई है एथिकल इगोइज़्म को लेके 20th सेंचुरी में। तो इन्होंने मतलब ये लेडीज़ हैं, ठीक है? शी विलियमली स्टूड फॉर द वर्च्यू ऑफ रैशनल सेल्फलेसनेस। रैंड की मोरालिटी ऑफ जो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो किस बात पे एम्फसाइज़ करता है? ये कहता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं रैशनल चॉइस की, है ना? ये बात मतलब जो इनकी जो मोरालिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है, वो एम्फसाइज़ करता है वैल्यूज़ ऑफ रैशनल चॉइस कि हाँ, मतलब यहाँ पे मतलब बेसिकली जो एक बंदा है उसकी जो ज़िंदगी के जीने की वैल्यूज़ हैं, ठीक है? ये उसकी क्या एक लॉजिकल चॉइस है, क्या है, उस पे ज़्यादा बेस्ड करती हैं। फ्रीडम, पर्सनल डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस, है ना? मतलब आज़ादी, उसकी खुद की क्या इज़्ज़त है ना? वो कितना खुद में जो है आत्मनिर्भर है ना? अपने आप में क्या बिलीव करता है, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं इनके हिसाब से, इनकी एथिक्स में, ठीक है? ये जो है शी वाज़ ऑफ द व्यू दैट वी मस्ट चूज़ आवर एंड बाय रीज़न ओनली, है ना? इनके हिसाब से क्या था कि जो हमारे जो सोच है, हमारे जो थॉट्स हैं, हम अपने तरीके से रीज़न के हिसाब से चीज़ों को सोचें। इनके हिसाब से जो ह्यूमन मॉडल था, तो उस हिसाब से मैन डज़ नॉट मेरिटली सीक फूड बट ही हैज़ टू डू प्रोडक्टिव वर्क ऑल्सो। इंसान को सिर्फ़ खाना नहीं खाना है, वो वही को नहीं देख रहा है, उसको एक प्रोडक्टिव काम भी करना है, ठीक है? इसे नॉलेज की भी ज़रूरत है, इसे नॉलेज भी चाहिए जीने के लिए, इसलिए मतलबी होना है, सेल्फिशनेस इज़ अ वर्च्यू, ठीक है? इन्होंने ये कई सारे एलैबोरेट भी करा है कि सेल्फिशनेस मीन्स द परसूट ऑफ वन्स रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है? मतलब इन्होंने कहा है कि जो मतलबीपना होता है वो इंसान के अपने लिए होता है और इनके हिसाब से, है ना, एक इंसान का इंटरेस्ट होना, अपने इंसान का खुद को प्यार करना, खुद के लिए चीज़ें करना कुछ गलत नहीं है। हम लोग तो देखो ज़िंदगी में ना सबकी सबके व्यू मिला के जीते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे जो है इन्होंने एल्ट्रुइज़्म एल्ट्रुस्टिक मोरालिटी को अपोज़्ड करा है। तो एल्ट्रुइज़्म ऑर्डर करता है एक इंसान को सैक्रिफ़ाइस करने के लिए अपना इंटरेस्ट, है ना? ताकि दूसरे जो है वो खुश रहें। एल्ट्रुइज़्म मैंने यही पढ़ा था ना कि एक इंसान अपने आप को सैक्रिफ़ाइस कर रहा है ताकि दूसरों को खुशी दे सके। तो यहाँ पे इसके खिलाफ ये खड़ी हुई हैं। एल्ट्रुइज़्म पॉसिबल है ना? बट ये डिज़ायरेबल नहीं है। इंसान इच्छा ऐसी नहीं करता भैया कि हाँ, अपने आप को बर्बाद कर लें, दूसरे वाले को खुश रखते हैं। ठीक है? इनके हिसाब से जो प्योर एल्ट्रुइज़्म है, वो ह्यूमन को सैक्रिफाइशियल एनिमल बता देगा कि भैया हम दूसरों के लिए मरे जा रहे हैं, दूसरों के लिए मरे जा रहे हैं, दूसरों के लिए मरे जा रहे हैं। है ना? तो ये सारी बात इन्होंने कही है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में जो कैरल गिलिगन के द्वारा कही गई है। तो फेमिनिस्ट एथिक्स ये एक अटेम्प्ट था रिवाइज करने का, रिफॉर्मुलेट करने का या फिर से सोचने का पुरानी जो ट्रेडिशनल एथिक्स थी उनको। तो फेमिनिस्ट ने यहाँ पे कई तरह के जेंडर सेंट्रिक अप्रोचेस को लेकर आई एथिक्स में, ठीक है? जो जेंडर सेंट्रिक अप्रोचेस थी उनको एथिक्स में लेकर आई, है ना? और सालों साल तक यहाँ पे जो थिंकर्स थे उन्होंने इस बारे में बात करी, है ना? तो दो बहुत ही ग्रेट मॉरल इम्पेरेटिव जस्टिस और लव के बारे में बात करी, ठीक है? न्याय और प्यार, है ना? तो जो कॉन्सेप्ट लव का था इसको गुडनेस के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करा गया, ठीक है? और यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करा गया। कैरल गिलिगन दूसरी और फेमिनिस्ट की तरह इन्होंने यहाँ पे इश्यूज जो कि आपके औरतों से रिलेटेड थे उस पे एम्फेसाइज करा, बिहेवियर पे एम्फेसाइज करा, पर्टिकुलरली केयर गिविंग वंस, है ना? कि भैया औरतें जो हैं वो क्या है, वो दूसरों को बहुत केयर करती हैं, ठीक है? इनकी जो थ्योरी है ये बेस्ड है कम्युनल नेचर ऑफ वुमेन पे, है ना? तो थ्योरी का जो टाइटल है वो एथिक ऑफ केयर है ना? और ऐसी बात है एज अगेंस्ट टिपिकल कन्वेंशन मेल ओरिएंटेड जो थी एथिक ऑफ जस्टिस, लेकिन इनका जो है वो एथिक ऑफ केयर पे बेस्ड है।
उसके बाद हम बात करेंगे कि एथिक ऑफ केयर एंड एथिक ऑफ जस्टिस, है ना, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो एथिक ऑफ केयर, जिसे हम लोग केयर एथिक्स भी कहते हैं, ये फेमिनिस्ट फिजियो सॉरी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है, जिसमें किसका यूज होता है, यहाँ पे यूज करती है ये रिलेशनल और कॉन्टेक्स्ट बाउंड अप्रोच का किसी मोरालिटी की तरफ, है ना, और डिसीजन मेकिंग की तरफ। तो एथिक्स ऑफ केयर है, ये आपको जो है वो आइडिया है, जो कि दोनों ही नेचर ऑफ मोरालिटी के भी हैं और नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी के भी हैं। तो आप भैया आप सही से समझाते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो डिस्टिंक्शन है एथिक ऑफ केयर के बीच में और एथिक ऑफ जस्टिस के बीच में, ये कैरल गिलिगन ने दिया। और गिलिगन के हिसाब से एथिक ऑफ जस्टिस में क्या होता क्या है कि ये वाले में मतलब एथिक ऑफ जस्टिस में क्या होता क्या है कि जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो जज करते हैं, है ना, जज करते हैं खुद को गिल्टी अगर ये कुछ गलत करते हैं, है ना, अगर हम अपने आप को तभी जो है गलती मानेंगे, मतलब अपने आप को बुरा कहेंगे जब हम कुछ गलत करें। वही जगह एथिक ऑफ केयर में औरतें जो होती हैं वो रिलेक्टेंट होती हैं इवन टू जज द एक्शन। एक्शन भी यहाँ पे देखते हैं, कुछ आपने एक्शन करे तो भी ये जो मतलब ये अनविल होती हैं, ठीक है, या कह सकते हैं अब डिनाई करती हैं इवन टू जज द एक्शन। ये जो रिलक्टेंस है जज करने की खुद को, ये इंडिकेटिव है केयर का और कंसर्न का दूसरों के प्रति, ठीक है। तो इसलिए जो वुमेन है ना ही सिर्फ अपने आप को डिफाइन करती है, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन को लेके, बट साथ ही साथ दूसरों को जज भी करती है केयर और कंसर्न को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की जजमेंट जो है ये मॉरल डेलिब्रेशन है और काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो आपकी जो ये गिलगिन है, इन्होंने क्या करा, क्या इन्होंने और जो है डिस्टिंक्शन लेकर आए एथिक और केयर के बीच में लेकर आई ये, और एथिक ऑफ जस्टिस के बीच में भी डिफरेंस लेकर आई। इनके हिसाब से क्या था, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है रिलेशनशिप की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, दोनों ही सिस्टम में। और इंडिविजुअल राइट में, इक्वालिटी बिफोर लॉ में, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो आपका जो सेंसिटिविटी है दूसरों के लेके, है ना, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, है ना, ये सब एक इंटरपर्सनल इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं। मतलब आपस में कैसे ही आप जी रहे हो एक दूसरे को लेके, तो भाई दोनों से प्यार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक दूसरे के लिए जो है मर मिटोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई किसी को प्यार करोगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका बढ़िया होगा, ठीक है, तो आपकी केयर यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो ये सारी बातें यहाँ बताती हैं। उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स, ठीक है, तो ये क्या है, जीन पॉल सार्ट्री। क्या हुआ, तो जीन पॉल सार्ट्री ये एक काफी जाने माने फिलोसफर हैं, काफी जो है एक बहुत ही ग्रेट जो है एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं 20th सेंचुरी के। इनको माना जाता है फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफी। तो मेन अब आपके दिमाग में आया होगा कि एग्जिस्टेंशलिज्म होता क्या है। तो ये ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि भैया एक इंसान जो है वो फ्री है, वो फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से, अपने विल के हिसाब से चीज़ों को कर सकता है ना। फ्रीडम एट अ कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है, जैसा वो चाहता है अपने विल के हिसाब से, वो जो है वो जो जैसे भी चाहे वो अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जिस्टेंशलिज्म है ये वाइडली माना जाता है फिलोसफिकल और कल्चरल मूवमेंट, जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फिलोसफिकल थिंकिंग का, है ना। ये इंडिविजुअल होगा, एक्सपीरियंस करेगा, इंडिविजुअल जो करता है एक्सपीरियंस, उसके इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को लिया गया है, ठीक है। और जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होते हैं वो जनरली ये बात मानते हैं कि जो पुरानी वाले जो ट्रेडिशनल सिस्टमैटिक या फिर एकेडमिक फिलोसफीज थी, ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं, है ना, और ये आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस से दूर जा रही हैं, है ना, इनका ये मानना है। तो जो सेंट्रल पोजीशन है टेंशलिज्म की, ये है कि एग्जिस्टेंट प्रीसीड्स एसेंस, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो इंडिविजुअल की मानी जाती है, वो ये बात है कि वो इंसान जो है वो क्या करे कि दैट ही और शी इज एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वो एक्ट करे, रिस्पॉन्सिबल हो, जो ऐसी वो उसकी इच्छा चाहती है वो, ना ही उन चीज़ों के लिए कि भैया उसका जो पुराने ज़माने पे भैया कह दिया है कि लड़की को जो है वो पिंक कलर पसंद है, इस स्टीरियोटाइप पे ना हो चीज़ें। लड़की को पिंक पसंद है, लड़के को ब्लू पसंद है, तो फिर भैया लड़के को पिंक आ ही नहीं रहा पसंद, उसको करना ही नहीं, अगर उसे अच्छी भी लग रही है पिंक कलर की शर्ट, वो कह रहा है नहीं भैया लड़की हो क्या। तो ये सब चीज़ों पे चीज़ें बेस ना हो, जैसा वो चाहे वैसा वो कर सके लोग, ठीक है। तो एक्चुअल लाइफ है जो इंडिविजुअल की, वो जो है वो इट वाज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट कुड बी कॉल्ड हिज और हिर ट्रू एसेंस, जो अंदर से इच्छा उसकी निकल रही है ना। ये नहीं कि मतलब बस उससे जो कह दिया कि भैया जैसा तुम्हारे ऊपर थोपा गया है वैसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो कौन सी कंसाइंस कहती है वो उसे करना है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी की। तो देखिए एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी ये काफ़ी कह सकते हो एग्जिस्टेंशलिज्म का काफ़ी कोर है, हार्ट है समझ लीजिए। ये एम्फेसाइज करता है एक एब्सोल्यूट जो कैरेक्टर है, मेन जो कैरेक्टर है फ्री कमिटमेंट का, जिसके द्वारा हर एक इंसान खुद को रियलाइज करता है ना, रियलाइज करता है किस तरह की मतलब टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी को रियलाइज करता है। सॉल्ट्री ने एम्फेटिकली ये बात कही थी कि जो फ्रीडम है जो चॉइस है, जो सेल्फ कमिटमेंट है, ये 3 पिलर्स हैं। क्या? इन्होंने क्या कहा था कि फ्रीडम, चॉइस, है ना? किसने कही थी? सार्ट्री ने कहा था, एम्फेटिकली स्टेट कर रहा था कि फ्रीडम, चॉइस और सेल्फ कमिटमेंट जो है वो 3 मेन कंपोनेंट है जिस पे एथिक या फिर ऑथेंटिसिटी जो है वो निकल के आती है, ठीक है? बाहर आती है। ठीक है, ये कहा जाता है कि जो है इट इज़ ऑफन टेकन टू मीन दैट वन हैज़ टू क्रिएट, है ना? एक इंसान को क्रिएट करना पड़ेगा खुद को, उसके बाद रहना पड़ेगा उस हिसाब से, है ना? अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे पनिशमेंट एंड इट्स एथिकल जस्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है? तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज़ द जस्ट रिट्रिब्यूशन फॉर डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ मॉरल लॉ, ठीक है? आपको क्या दिया जाता है? आपको जो है वो दंड दिया जाता है जो आपने अपनी जो गलत काम करे हैं उसको लेके, ठीक है? गलत अगर आपने कोई काम किए हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी क्रिमिनल एक्ट के लिए, ठीक है? अगर आपने कोई अच्छे काम दिए गए हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, है ना? और अगर आपने गलत करे हैं तो आपको पनिशमेंट, आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है? तो पनिशमेंट आप कह सकते हो ये एक तरीके का नेगेटिव रिवॉर्ड हो सकता है ना? एक पॉजिटिव रिवॉर्ड है अच्छे काम करने के लिए, तो अगर आपने क्रिमिनल एक्ट किया है तो नेगेटिव रिवॉर्ड है ये, है ना? क्योंकि हम अगर हम लोग क्रिमिनल को पनिश नहीं करेंगे, अगर हम गलत चीज़ों को पनिश नहीं करेंगे, ठीक है? अगर हम गलत इंसान को पनिश नहीं करेंगे, किसी ने गलत किया है, तो आपस में भाईचारा बना ही नहीं रहेगा। एक बार किसी ने मारा, तो फिर मारपीट मारपीट चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। समझ रहे हो? तो क्रिमिनल जो है इसको पनिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर मॉरल लॉ को यहाँ पे वायलेट करता है तो, ठीक है? अब कुछ थ्योरीज़ भी हैं पनिशमेंट को लेके। तो यहाँ पे 3 मेन थ्योरीज़ हैं। एक है डेटरेंट थ्योरी या प्रिवेंटिव थ्योरी, दूसरी है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी और तीसरी है रिफॉर्मेटिव या एजुकेटिव थ्योरी। तो डेटरेंट में क्या है, या प्रिवेंटिव थ्योरी क्या करती है, ये बात मानती है कि जो पनिशमेंट है ये दी जाती है ताकि जो क्रिमिनल है, जो पोटेंशियल क्रिमिनल है, ये समझे इसको ये अब एक जो है पार्ट समझे मतलब मज़ा समझे क्या है क्या नहीं, ठीक है? लेसन समझे और ना ही जो है वो फिर से जो है वो क्राइम ना करे। समझ रहे हैं? ये पनिशमेंट क्यों दी जाती है? ताकि लोगों को समझ में आए कि मैंने गलत किया था और वो दोबारा से वो चीज़ रिपीट ना करे। ठीक है? रिट्रीब्यूटिव थ्योरी क्यों दी जाती है? ये बात ये मानती है कि पनिशमेंट जो है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि ये वो डिज़र्व करता है ना? कोई रीज़न नहीं है, हाँ, इसने गलत किया इसलिए इसको ये पनिशमेंट देनी जानी चाहिए, ठीक है? तो ये डिज़र्व करता है पनिशमेंट। और तीसरी है रिफॉर्मेटिव या एजुकेटेड थ्योरी, तो ये सजेस्ट करती है कि जो पनिशमेंट है, ये दी जाती है टू रिफॉर्म द क्रिमिनल, ठीक है? उसमें चेंजेस लाने के लिए कि भैया ये क्या पता सुधर जाए, ठीक है? तो ये जो थ्योरी है इनके खुद के प्रिंसिपल हैं। और थ्योरी जो है डेटरेंट थ्योरी जो है ये क्या करती है, ये टोटल अमाउंट की हैप्पीनेस जो खुशी है सोसाइटी में वो बढ़ाती है ना? कैसे? क्रिमिनल रेट को कम करके। दूसरी वाली रिट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है वो जस्टिस है। ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो है ये क्या करना है, ये क्रिमिनल को यहाँ पे जो है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज टू मेक द क्रिमिनल और जो मॉरली बेटर इंडिविजुअल, मतलब जो क्रिमिनल जो है वो एक अच्छा इंडिविजुअल बन के निकले, ठीक है? ये बात रिफॉर्मेट थ्योरी बोलती है ना? और यहाँ पे ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। उसके बाद सही से हमने क्लियरली ये बातें कर ली हैं। थोड़ा-सा हम अगर ओपनली इस चीज़ को हम डेटरेंट वाली को आपको समझा दें, तो देखिए ये जो थ्योरी है पनिशमेंट की, है ना? ये बात है कि एक इंसान को पनिश करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उसने गलत करा है ना? ये समझिएगा। बट इसलिए कि मतलब ये आगे गलत ना करे। मतलब ये अब एक चीज़ समझाते हैं कि मतलब अ, यू आर पनिश्ड नॉट फॉर स्टीलिंग शिप, आपको चोरी करने के लिए किसी भेड़ को नहीं पनिश करा गया, बट इसलिए कि आप आगे टाइम पे चोरी ना करें, ठीक है? by making the potential criminal realize that it does not pay to commit a crime, जो मतलब अगर क्रिमिनल है तो उसको आपको पनिशमेंट इसलिए है कि भाई आगे आने वाले टाइम पे आप दोबारा ये सब ना करो, है ना? तो अब ये सारी बातें अगर हम रिफॉर्मेटिव या एजुकेटेड थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता दें, तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनली जो
मतलब ये जो ऐसे नाम बताता है पनिशमेंट क्या है, पर्पस किस लिए, कि रिफॉर्म लाना, क्रिमिनल में चेंज लाना उसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और इसको एक्सपेंड करने का मतलब नहीं है। तो पहले क्या था कि प्लेटो ने यहाँ पे रिगार्ड करे जाते थे फादर ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है, प्लेटो हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एंड ये पोजीशन थी उन्होंने समराइज करी है इनको 3 पोजीशन में। पहला ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में, ठीक है, लास्ट वाली के बारे में। तो स्टेट इज रिलेटेड टू द डेलिक्वेंट एज पेरेंट टू अ चाइल्ड। दूसरा है रिकेडनेस इज अ मेंटल डिजीज। और तीसरा है पनिशमेंट इज अ मॉरल मेडिसिन फॉर रिकिड एक्ट्स एंड हाउ ओवर अनपैलेटेबल इट मे बी, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब दो जो बहुत भारी भड़कम वर्ड आ गए उनको समझ जाते हैं। तो विक्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ मॉरली रॉन्ग है ना। तो इनका कहने का मतलब है पनिशमेंट जो है वो एक तरीके की दवाई है, जो आपने गलत काम करा है, मॉरली रॉन्ग चीज़ें करी हैं उनके लिए, चाहे वो जितनी ही कड़वी क्यों ना हो, अनपैलेटेबल क्यों ना हो, कड़वी क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो ये ईविल चीज़ें होती हैं, खराब चीज़ें होती हैं, ये एक मेंटल डिजीज़ है। समझ में आई बात? तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो यहाँ ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली तीनों थ्योरीज भी। Thank you. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like the video and share it with your friends. Subscribe your channel Sirf IAS. And if you want to watch this video on Facebook, you can like my page Sirf IAS there, and you can watch these videos there also. There are many other social platforms. If you want to follow any of them, link is in the description box. And please share your wonderful views in the comment box. They are just lovely. Love. Take care. Bye bye.